नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है। मोदी 3.0 में 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की और अब विभागों का बंटवारा भी किया जा चुका है। ज्यादातर बड़े चेहरों के विभाग नहीं बदले गए हैं। और बात करें अगर हरियाणा की, तो करनाल से बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम मनोहर लाल को 2 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय शामिल है। इस बार 71 मंत्रियों में से 3 मंत्री हरियाणा के बनाए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के बावजूद भी पार्टी ने प्रदेश में 3 मंत्री बनाए हैं। 10 में से 5 सीटों पर ही पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिनमें से गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर्यटक, कला, संस्कृति राज्य एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी की नजर जो है प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी विधानसभा चुनाव में और ज्यादा फोकस करना चाहती है और कहीं भी कोई गैप नहीं छोड़ना चाहती। यानी ये कहा जा सकता है कि पार्टी विधानसभा की तैयारियों में पूरी तरीके से अभी से ही जुट गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुई है, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को अल्पमत के मुद्दे पर एक बार फिर से घेरने की रणनीति बनाई गई और हरियाणा को बीजेपी से बचाने की बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा नजर आए और बोले कि सीएम को नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां अभी से कमर कसकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें हमने हरियाणा सभी कांग्रेस के विधायकों, सांसदों ने हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सभी प्रदेशवासियों का हृदय से धन्यवाद और आभार हमने व्यक्त किया है। प्रदेशवासियों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना आशीर्वाद और साथ हमें दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। आज इस चुनाव में न सिर्फ 5 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, वह हरियाणा देश में तमाम प्रदेशों से मुकाबले इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर कहीं आई है तो 47.6% वोट आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मिली है। तो तीसरी बार एक बार देश में फिर से मोदी सरकार बन चुकी है। 71 मंत्री जो हैं शपथ ले चुके हैं और शपथ लेने के बाद से आज विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। ज्यादातर बड़े मंत्रियों के चेहरे नहीं बदले गए हैं, यानी बड़े मंत्रियों का जो विभाग है वो नहीं बदला गया है। जो बड़े चेहरे हैं जिनमें अमित शाह शामिल हैं और राजनाथ सिंह शामिल हैं। जेपी नड्डा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस बार स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल में एक अहम जिम्मेदारी और एक अहम रोल हरियाणा का रहने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी मात्र 5 सीटें जीती थी, यानी 5 सीटों पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर बीजेपी थी। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा को इस बार दी गई है, जिसमें जो है करनाल से सांसद रहे मनोहर लाल, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्रालय शामिल है और साथ ही शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हें सौंपा गया है। इसी के साथ ही जो 2 अन्य जिनको मंत्री पद सौंपा गया है उनमें शामिल है राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। तो ऐसे में इस बार देश के विकास में एक तरीके से कहा जा सकता है कि हरियाणा की काफी अहम इसमें जिम्मेदारी होने वाली है, भागीदारी होने वाली है। लेकिन उसी के साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि प्रदेश में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसके लिए भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 3 मंत्री पद दिए हैं उसके पीछे एक दूरदृष्टि है, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष भी लगातार जो है सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई और इस विधायक दल की बैठक में अल्पमत के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। सबसे पहले तो इस बैठक में प्रदेशवासियों का आभार जताया गया, उनको धन्यवाद दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा द्वारा। और उसके बाद से जो है कहा गया कि बीजेपी से इस बार प्रदेश को बचाना है, यानी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बयान दिया गया और ये रणनीति बताई गई कि आने वाले चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। और ये भी साफ तौर पर कहा दिया गया कि स्वतंत्र रूप से सभी सीटों पर जो है बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो गठबंधन के तौर पर लोकसभा में चुनाव लड़ा गया था आम आदमी पार्टी का मिलकर के हरियाणा में कांग्रेस के साथ, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा। यानी सभी सीटों पर स्वतंत्र रूप से कांग्रेस यहां पर लड़ने वाली है। तो इन सब के बीच एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बीजेपी सजग है, क्योंकि इस बार के
परफॉर्मेंस के आधार पर वो चाहती है कि अगली बार और बेहतर परफॉर्मेंस हो, इसके लिए वो भी तैयार हो चुकी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमर कस चुकी है, क्योंकि इस बार अच्छी एक सफलता उनके हाथ लगी थी प्रदेश में। तो ऐसे में पार्टी उम्मीद लगाई बैठी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। और इसी बीच जो है विधायक दल की बैठक लेकर के अपनी रणनीति भी समझाते हुए नजर आए कांग्रेस के नेता, और साथ ही जो है अल्पमत के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए यहाँ, क्योंकि उसके बाद से मीडिया से जब रूबरू हुए थे दीपेंद्र हुड्डा, तो उन्होंने इस तरीके की काफी सारी बातें कही थी। तो वैसे में देखना दिलचस्प यह होगा कि तैयारियां आगे जाकर के क्या कुछ है अन्य पार्टियों की, और किस तरीके से किन मुद्दों पर वो आगे जाकर के विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, इन सभी मुद्दों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सियासत की ये है कि केंद्र में अब एक बड़ी जिम्मेदारी और एक अहम रोल हरियाणा का रहने वाला है, क्योंकि 3-3 मंत्री 5 सीटों पर जीत के बावजूद 3-3 मंत्री हरियाणा से जो है केंद्र में रहने वाले हैं। तो ऐसे में विभागों का बंटवारा भी आज हो चुका है, और इस विभागों के बंटवारे के बाद से जो कहा जा रहा है कि आने वाले 100 दिनों में एक बड़ा टारगेट भी सेट कर दिया गया है मोदी मंत्रिमंडल के द्वारा, और किस तरीके से विकास के काम होने हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी, इन सभी चीजों पर भी चर्चा आज बैठक में हुई थी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे आज के इस मसले में चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिल्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रोहिल्ला जी आप ही से ले लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा जो है केंद्र में निभाने जा रहा है। 3-3 मंत्री, और उसमें से मनोहर लाल को 2-2 विभाग, ऊर्जा विभाग सौंपा गया, और साथ ही जो है शहरी विकास विभाग सौंपा गया। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं आप केंद्र में। मैं पहले तो सभी प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को राम राम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कल मंत्री पद की शपथ ली हमारे मंत्रियों ने, जिसमें हमारे मनोहर लाल जी, कृष्णपाल गुर्जर जी और राव इंद्रजीत जी थे। तो ये हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है, हमें 3 मंत्रालय मिले और 3 अनुभवी नेता हमारे केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो हर हरियाणवी के लिए गर्व की बात है ये। उसमें हमारे श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्हें ऊर्जा और शहरी मंत्रालय मिला है, वो उनकी काबिलियत के आधार पर मिला है, क्योंकि 9.5 साल तक उन्होंने हरियाणा में परफॉर्म किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में। क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में इतना खर्चा था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, दुनिया भर की महंगी रेट थे, लेकिन मनोहर लाल जी ने उनको कम किया। और उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है ऊर्जा एवं शहरी मंत्रालय की। इसी तरह हमारे राव इंद्रजीत जी हैं, अनुभवी नेता हमारे अहिरवाल के, उनको जिम्मेवारी दी गई है, कृष्णपाल गुर्जर जी को दी गई है। तो उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मैं तो हरियाणा का हूँ, ऑफिशियली मैं हरियाणा के लिए भी कुछ विशेष करेंगे, वो तो हमारी तो ये इच्छा रहेगी कि हरियाणा के लिए कुछ ज्यादा करें। लेकिन रोहिल्ला जी, ये अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं और विपक्ष भी ये कह रहा है कि ये सब इसलिए किया गया है, यानी 3-3 मंत्री पद इसलिए दिए गए क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो लोगों को ये दिखाना है कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो एक तरीके से लोगों के मन में छवि बनाने के लिए इस तरीके का किया गया है। हमने किसी को नहीं दिखाना, हमने जनता के सामने जाके परफॉर्म करना, जनता के लिए काम करना। हमने किसी को दिखाने के लिए ये मंत्री नहीं बनाए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा से विशेष प्रेम रहा है। हमने तो वीरेंद्र सिंह को भी एक बहुत बड़ा मंत्रालय दिया था। तो मंत्री हरियाणा के साथ तो हमेशा नरेंद्र मोदी जी खड़े रहे हैं। तो उसी आधार पर कल उन्होंने 3 मतलब हमारे जो बड़े नेता उनको मौका दिया है। तो बड़ी खुशी की बात हमारे लिए तो ये कि भाई हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो विकास की जो गति है वो और ज्यादा बेहतर रूप से होगी, ठीक है ना। तो और क्षेत्रों में भी ज्यादा काम होगा। लेकिन विपक्ष तो हमारे बैठक की बात नहीं, हमारे ये जो मंत्री पद मिलता है या सांसद होता है या तो पदाधिकारी होता है, वो हमारे लिए जिम्मेवारी होती है। हमारे लिए वो दिखाने का या शो करने का कोई मतलब मसला नहीं होता ही। चलिए ठीक है, लगता है विपक्ष को इसका जवाब मिल गया होगा। लेकिन विपक्ष भी बैठक करता है और लगातार अल्पमत के मुद्दे पर घेर रहा है। आज भी बैठक हुई थी विपक्षी विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की, और इसमें कहा गया कि नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात प्रमुखता से उठाते हुए नजर आए। ज्योति जी, ये विपक्ष की बैठक नहीं थी, उद्धव ग्रुप की बैठक थी, क्योंकि कैलकाल जी का तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया।
जब मैं कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने चारों सांसदों को बुलाया था, ठीक है ना, तो पांचवें सांसद का नाम भी नहीं लिया। तो जो शैलजा थे उन्होंने आज कहा है कि अगर हिसार में टिकट बदल देते तो लाखों की सीट होती, ठीक है ना, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी को दे देते तो लाखों की सीट होती। तो इनका आपस के मसले नहीं समझ रहे, तो ये जनता के लिए क्या करेंगे? तो ये लेकिन आपस की लड़ाई है ये सारी, और मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये चीजें पब्लिक डोमेन में है सारी, ये आज के बयान है सारे। ये तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आपस की जो गुटबाजी है वो इनको ले बैठेगी। आज ठीक है, हमारी 5 सीटें कम आई है, हम उसको मंथन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे आज 3 मंत्री जो बने हमारे, तो हम तो इनको बधाई देते हैं, पूरे हरियाणा को बधाई देते हैं कि भाई हमें मौका मिला है, 3 मंत्री मिले हमारे को, जबकि हमारे 5 सांसद है। ठीक है, लौटूंगी। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगी। नीरज जी हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी आ रही है जी। नीरज जी, बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा को मिली है, 3 मंत्री और कई विभाग मिले हैं, तो ऐसे में इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। और दूसरी तरफ आपकी विधायक दल की बैठक होती है, उसमें क्या कुछ रणनीति बनी, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसके बाद से दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि इस्तीफे वाली बात कहते हुए फिर से नजर आए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अभी तो इस तरीके का कुछ हो नहीं सकता, विश्वास मत वगैरह कुछ ही महीने बाकी है, तो क्या चाह रही है कांग्रेस? देखिए ज्योति जी, 2 मंत्री तो पिछली बार ही बनाए थे, किशन पाल जी, इंद्रजीत जी, आज खट्टर बना दे, कौन सा नई बात है? 2 तो पिछली बार भी नहीं थे, 2 पिछली बार थे, तब इन्होंने क्या कर लिया था। आज हरियाणा के हालात देखो ना आप क्या है। जो मेरे भाई साहब प्रवक्ता कह रहे हैं हरियाणा के हालात आगे बढ़ने के हैं, महाराज हरियाणा के हालात ये हैं कि आपको 10 सीट से 5 सीट में ला दिया। आप नारा दे रहे थे 11 पार चंडीगढ़ मिला के, और कांग्रेस की मिला के 6 सीटें आई हैं। अगर आप इतने जनता में फेमस होते हैं, जनता में कार्य करते हो, तो आपने वादा किया था हम कांग्रेस को क्लीन स्वीप करेंगे। कहाँ गई क्लीन स्वीप? आपके जो शर्मा जी हैं वहां से इलेक्शन आ रहे रोहतक से, क्या पिछली बार कितनी वोट से इन्होंने दीपेंद्र को हराया था, याद कीजिए। और दीपेंद्र ने आज कितनी वोटों से हराया, डिफरेंस भूल गए क्या? अगर इतने पॉपुलर होते तो हार का मार्जिन इतना बनता क्या? दीपेंद्र ने सबसे ज्यादा वोटों से हराया आपको हरियाणा में। और हमारे जितने भी कैंडिडेट, कुमारी शैलजा हो, जितने भी के सबका अंतर देखिए और अपनी जीत का अंतर देखिए, फिर बात कीजिए, क्योंकि आपने हरियाणा में कोई काम तो किया नहीं। गुटबाजी का इशारा भी कर रहे हैं वो, इस पर वो गुटबाजी का इशारा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शैलजा का तो कोई नाम ही नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं हुड्डा गुट। देखिए हरियाणा में नाम नहीं लेंगे वो पता चल जाएगा। पहले इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, 40 पे आ गए थे। आप इस बात ये इनको अपनी जमीन सिमटनी मुश्किल हो जाएगी। हरियाणा में ये हालात है आज इनके गाँव में घुसने नहीं दिया। जो एक कहते थे गांव में अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन से कुछ नहीं होगा, अग्निवीर योजना देश के लिए फायदेमंद है। आज क्या हुआ अग्निवीर योजना? आपके साथी क्या बोलते हैं, गठबंधन के साथी, कि अग्निवीर योजना का समीक्षा कीजिए। अगर आप में इतना दम है तो उसको लागू कर रखना, उसमें चेंज मत करना, क्योंकि आपको यू टर्न मारने की आदत है। जब किसान आंदोलन में 750 किसान मार दिया आपने, तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि अब वो स्थिति जा चुकी है। आप कोई भी कानून बिना पहुंचे समझे आप नहीं लागू कर सकते, क्योंकि अब विपक्ष मजबूत है और गठबंधन के साथ ही भी मजबूत है। और नीतीश जी के 5 MP नहीं मिल रहे। मैं टीवी पे देख रहा था, नीतीश जी के 5 MP कहाँ पे? अभी तो महाराज पोर्टफोलियो बते, अभी देखना। और आपके एनसीपी के नेता प्रफुल्ल ने क्या बोला, उन्होंने पति लेने से मना कर दिया। भाई मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं पहले, मुझे राज्य मंत्री क्यों बना रहे हो? और रही हरियाणा को इसकी बात, अगर हरियाणा की इसकी सोचते ना मोदी, तो 3 में से 1 कैबिनेट मंत्री बनाते उसे, ना कि राज्य मंत्री बनाते। क्यों पिछली बार भी दोनों राज्य मंत्री थे, ये कोई नहीं कैबिनेट मंत्री बनना, डायरेक्ट बनाते आप उन्हें। तो इस बार तो कैबिनेट मंत्री बना दिया ना, राज्य मंत्री तो एक इस बार मनोहर लाल जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, 2 विभाग सौंप दिए, बना दिया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी आने से कुछ नहीं होगा। जब कितने ये मंत्री बनाने, 5 बार बनाते हैं। हरियाणा में इनका साफ है। हमारा एक नारा है, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, और इसी मुद्दे से हम हरियाणा में नारे बढ़ेंगे और साफ करके दिखाएंगे। तो आज की जो चर्चा हुई थी, क्या इसी मुद्दे पर हुई थी क्या? हाँ जी बिल्कुल, इसी मुद्दे पर हमने पूरी राजनीति बनाई है। अब हम अपने मैदान में उतरेंगे और जनता में जाएंगे, कि 3 महीने इलेक्शन बचे हैं। कांग्रेस तो पहले भी इलेक्शन में उतरी है, जन आक्रोश रैली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, हमारे प्रोग्राम चलते रहे हैं। आज हमने पूरी समीक्षा करी है, अपनी 5 सीट में मतलब कहाँ कमी है उसकी भी समीक्षा करी है, कहाँ विधानसभा में हम कमजोर है हमने उनकी भी समीक्षा करी है, और पूरे हम जोर शोर से लड़ेंगे। देखिए इनको बता दूं, ये अहंकार में थे, इनको उम्मीद थी कि सिर्फ मोदी जी नाम से बढ़ जाएंगे, सिर्फ मोदी 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 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, और तो इनके पास कुछ है ही नहीं। और राम जी ने इनको उनकी औकात दिखा दी, क्योंकि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया था, अयोध्या को बोलते थे राम मंदिर को, हम राम को लाए हैं। अब राम जी इनको छोड़ दिया वहां साथ, वहां से सारी सीटें हार गए, इसलिए इनको खुद भी हार का ज्ञान है। अभी आप देखना इनकी सेंट्रल सरकार भी 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। आप देखिए पोर्टफोलियो मिलिए, उनमें खलबल मची हुई है।
नीतीश जी के 5 MP गायब हैं और टीडीपी वालों से जो वादे किए वो कैसे पूरे होंगे, मैं अगली बार जब मेरा नंबर आए तो सारी डिटेल में बताऊंगा। हरियाणा में कांग्रेस पूरी गति से आगे बढ़ने को तैयार है। जो हमारा एक ही नारा है, लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ, ये हम काम करके दिखाएंगे। इनकी 2 सीटों की पार्टी थी, इनकी 2 सीटों पार्टी में आ जाएगी, सब कुछ भूल जाएंगे, आने वाला टाइम बताएगा। बाकी जनता जनार्दन मालिक है, जनता काम के हिसाब से वोट करेगी, जनता इनकी सरकार देगी। ये तो अब भी कहते थे 400 पार 400 पार, इनके अमित शाह जी क्या बोलते थे, तीसरे फेज के बाद बोलते थे हम 200 सीट जीत चुके हैं भैया, और जब लास्ट सीट आया 7 8वां पार, उससे पहले क्या था, हम तो 400 लेकिन पार इन सबके बीच हकीकत तो यही है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बन ही चुकी है। विपक्ष ने इतनी पुरजोर कोशिश की, लेकिन सरकार तो बनाने में नाकामयाब रह गए। सरकार तो फिर भी मोदी सरकार बन गई तीसरी बार भी। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली 2 सरकार बनी थी तो ये क्या कहते थे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी का नाम लेते थे। अब ये बोलते एनडीए की सरकार। आपने कहीं देखा हो सरकार बनने के बाद कहीं मोदी ने अपना नाम लिया हो? अपना नाम ही लेना भूल गए। जब तो एक ओथ के लिए 6 कपड़े बदलते थे, अब तो हरी जैकेट में उन्होंने पूरे 3 प्रोग्राम कर दिया। आप ये देखिए ना, मोदी ने आप बहुत फोकस करते हैं, मतलब मोदी आप बहुत फोकस करते हैं कपड़ों पर। मोदी की गारंटी सिर्फ एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। आपसे 2 साल पहले का आप डिटेल निकालिए, 2 बार सरकार बनी है, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि एनडीए के मूल्यवान साथी, और उन्होंने स्पेशल वर्ड किया कि एनडीए के सहयोगी मेरे मूल्यवान साथी हैं। आपसे पहले कभी किया तो बता दिए मुझे। तो देखिए, कांग्रेस में हरियाणा की सरकार बनेगी, कांग्रेस में हरियाणा सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए ठीक है, अब ये देखने वाले समय की बात होगी, उसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार है। हमारे साथ रजत जी बने हुए लगातार। रजत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रजत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। जी रजत जी, केंद्र में हरियाणा की भूमिका आज जो बांटी गई है, मंत्रालयों की जिम्मेदारी, एक तो उस पर टिप्पणी चाहूंगी, दूसरा क्योंकि लोकसभा में आपका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा और विधानसभा भी नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस भी तैयार हो चुकी है और बीजेपी भी तैयार हो चुकी है, अपने अपनी राह पे दोनों निकल चुके हैं अपनी अपनी तैयारी के लिए। तो आपका क्या इस बार का पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, आपकी क्या तैयारी रहने वाली है? देखिए, लोकसभा का जहां तक आप बात कर रहे हैं तो लोकसभा में सिर्फ 2 दड़ों में सारा चुनाव बट के रह गया था, मोदी के पक्ष में और मोदी को हराने के लिए। तो उसके अंदर जो सारा का सारा वोट डला है वो सिर्फ एक इलेक्शन ही सारा का सारा इस नैरेटिव के ऊपर आगे खड़ा हो गया था कि मोदी को हराने के लिए जो फिर कांग्रेस ने भी एक नैरेटिव चलाया, क्योंकि इनके खुद के अंदर ये सक्षम नहीं थे 10 की 10 सीट जीतने में, तो उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि आप जो है किसी भी सारी पार्टियों को गलत गलत नाम देके उनकी जरूरत पड़ी, अगर इलेक्शन मुझे लगता है ये उनसे ज्यादा लड़ते रहे क्षेत्रीय दलों से, अगर इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़ते तो ये जो 10 की 10 जीतने में सक्षम, हुड्डा साहब ने लगातार 3 महीने तक ये शब्द का इस्तेमाल हर डिबेट पे किया कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है। तो कितनी सक्षम है, तो पहले तो हुड्डा साहब से इस बात का जवाब दिया जाए। दूसरा, अगर आप इतने ही वोट थे तो आप 10 में से 5 तो ले ही आए और कुछ सीटों पर अंतर भी कम ही था जीत का। देखिए ज्योति जी, ऐसे तो कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटों के ऊपर अच्छी वोट लेके आई है और वो भी 2 ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि वो सीएम के कैंडिडेट हैं। आप बता दीजिए, बाकी तो हजारों में मार्जिन है, 50,000 से कम का मार्जिन है वरुण मुलाना का वाला। पिछली बार रोहतक भी तो 7,000 वोट से हारी थी ना कांग्रेस। हाँ जी, पिछली बार रोहतक भी तो 7 साढ़े 7 वोटों से 1000 वोटों से ही हारी थी, बहुत ज्यादा लंबे अंतर से तो नहीं हारी थी। इस बार 5 सीटें तो है ना खाते में। नहीं, मैं आपको 5 सीटों का ही बता रहा हूँ ना। अगर 5 सीटें तो जनता को बताना चाहिए था कि हम 5 सीटें जीतने में सक्षम है। हरियाणा की जनता को। अब ऐसे तो रजत साहब आपने भी कहा था कि 5 सीटें हमारे खाते में भी आ जाएंगी। नहीं, हमने कहा था हम 3 सीटों के अंदर फाइट में और बाकी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और हम क्षेत्रीय दल हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि क्षेत्रीय दल के अंदर और एक नेशनल पार्टी के अंदर जो कि सिर्फ ये कह के चुनाव लड़ रही हो और जिनको सिर्फ ये फायदा मिल रहा हो इस चीज का कि मोदी के खिलाफ जो नाराजगी है, भाजपा के खिलाफ जो नाराजगी है, उसका फायदा मिला इनको। आज आप अगर बात करें तो इनसे ये तो पूछिए कि 2 मीटिंग कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, जहां 5 सांसद इकट्ठे नहीं बिठा सके। दूसरी मीटिंग आज चंडीगढ़ में कर चुके हैं, जहां 5 सांसदों को अपने इकट्ठे नहीं खड़े बिठा सकते। वो क्या करेंगे? आज का है कांग्रेस केवल 46 सीटों के ऊपर है, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जीतते हैं ये, वरना तो 5 भी नहीं जीत सकते थे। और मैंने आपको जो 5 सीटों के बारे में बात करी, उसमें से आप क्यों भूल जाती है? मेरा
मेरी कही हुई बात को क्यों घुमाती हैं आप? ये सच क्यों नहीं बताती हैं कि केवल शैलजा जी और दीपेंद्र जो कि सीएम के कैंडिडेट ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, बाकी उनके अलावा के कैंडिडेट की जीत तो क्या मार्जिन तो देख लीजिए आप, चंद हजारों में तो जीतते हैं। वो तो हम जानते हैं, ये सवाल तो हम उनसे करेंगे ना, ये सवाल हम आपसे क्यों करेंगे? जो सवाल जहां पर करना है वहीं पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि आपने कहा था कि हम आपको वो तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि जो मसा 2 सीट निकालनी है, 3 सीट हारते हारते रह गए, जो अपने आप को सक्षम कह रहे थे, सबकी वोट काटने को बात कर रहे थे, वो 5 पे आके क्यों सिमट गए? हुड्डा जी ने बयान दिया था 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, एक बार नहीं कम से कम 1000 बारी बोला, और हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है। तो कि फिर ये तो अलायंस के बाद हार गए। इनका तो अगर आम आदमी पार्टी अब अलग हो चुकी है तो वोट शेयर तो अभी भी भाजपा से कम है इनका, फिर ये क्यों झूठ बोला कि हम हराने में सक्षम है, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आज शैलजा जी दोनों मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंग के अंदर शैलजा जी क्यों नहीं थी? एसआर के गुट का नेता कोई क्यों नहीं था? ठीक है। तीसरी बात, अब आप आते हैं जो आपने बात करी कि खट्टर जी को भी बना दिया, 3 मंत्री दे दिए। पहले 10 के 10 थे, 2 उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रखे थे। पहले गुज्जर जी को बना रखा था और राव इंद्रजीत जी को। तो उसके बाद फिर क्यों अब 40 पे अटक गए ये लोग? अगर आपने लगभग 80 सीटों के ऊपर लीड कर रहे थे तो आप क्यों अटक गए? तब 75 पार का नारा था, क्यों 40 पे अटक गए? क्या इस बात का तो कोई वो ही नहीं है? अगर आसपास के राज्यों में देख लीजिए, आप हिमाचल में शुरू कीजिए, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, 4 की 4 भाजपा जीत गई। आप यहाँ की बात कीजिए, दिल्ली की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भाजपा सारी की सारी सीटें जीत गई। क्यों नहीं? कांग्रेस दोनों मिलकर भी नहीं, एक सीट में भी नहीं आ पाए आप। उसके बाद पंजाब में देख लीजिए, भगवंत मान की सरकार है, 3 पे आके अटक गए। राजस्थान के अंदर भाजपा की घट जाती है, उत्तर प्रदेश में सीटें आधी हो जाती हैं। ये तो मैं सिर्फ आसपास के राज्य बता रहा हूं आपको। तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है लोकसभा विधानसभा। लोकसभा का डिफरेंट सिनेरियो है, विधानसभा का डिफरेंट सिनेरियो। या तो इंडिपेंडेंट भी जीतता है, क्योंकि लोकल आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का हल्के का मुद्दा है आपका। हल्के के अंदर कौन कैसा काम कर रहा है, पार्टी कैसी काम कर रही है, उस हिसाब से होता है। ये तो है नहीं कि वहां इस बात पे भाजपा कांग्रेस इस बात पे वोट मांगेगी कि हमें मोदी को हराना है कि वोट दे दीजिए। वो तो बोल नहीं सकते बेचारे, फिर क्या बोलेंगे वहां पे जाके? तो कहीं अब आप ये देखिए, जब इतना सारा इलेक्शन 2 धड़ों में बंटने के बाद भी कांग्रेस 5 सीट पे सिमट के रह गई, जो अपने आप को 10 की 10 का दावा करती थी। लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा की सीटें भी 46 से ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है। 12 तो सिटिंग एमएलए हार गए इनके, और 3-4 एमएलए ऐसे हैं जो बहुत छोटा मार्जिन है जिनका, वो जो जीत को जीत नहीं कह सकते आप। अगर आप सीधा मुलाना की बात करें ना, तो मुलाना ने केवल 600 वोटों की जीत है। कर दिया, ये जीत को तो जीत ही कहेंगे। खैर, आपने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में नहीं बताया, लौटूंगी फिर आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया,
लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और चर्चा भी जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप लौटूंगी रोहिला जी एक बार फिर से आपके पास। कांग्रेस नारा दे रही है, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, क्या कहेंगे जवाब? मैं कांग्रेस के जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मोदी जी का अपने कार्यालय में पहला दिन था और पहले दिन उन्होंने 9.5 करोड़ जो हमारे पीएम किसान निधि के किसान जो लाभार्थी है उनको किस्त जारी की 17वीं, जिसके करीब 20,000 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, एक बात, अब तक 17 किस्तों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा हमने डीबीटी के माध्यम से किसानों को दे दिए। ये है हमारा केंद्र का काम। अब रही बात हमारे राज्य सरकार की, तो हैप्पी कार्ड आवंटित के गरीब लोगों के लिए 1000 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त एक साल में, जो जिनकी 1 लाख से कम आई। और आज तो ये कांग्रेस तो बड़ा वो करती है ना, ब्लंडर करती है कि हमने गरीबों को 200 बेड के प्लाट दिए, कहीं प्लाट नहीं दे रखे थे लोगों ने, तब ये ड्रामे कर रखे थे। आधे अधूरा काम था इनका। आज 7,000 से अधिक लोगों को हरियाणा के जो बीपीएल है, जो योग्य हैं, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको 7,000 लोगों को कब्जे दिए गए, आवेदन पत्र दिए गए कब्जे के लिए। ये हरियाणा की सरकार का कदम है। जो उद्धव सरकार ऊट पटांग काम करके गए थे, इन्होंने किसी को नहीं दिए, खाली एक पर्चे पकड़ा रखे थे, कहीं भी कब्जा नहीं मिला था किसी को भी। तो ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं और हरियाणा की जो नायब सैनी नीति सरकार है वो सच की राजनीति करती है। गरीबों के लिए समर्पित सरकार है ये। और हमने करीब 30,000 15,000 तो हमने मकान बना के दे दिए पीएम आवास योजना के लिए। 15,000 के करीब अभी चल रहे हैं मकान, जिनकी एक 2 किस्त आ ली। तो ये हम हर रोज जो हमसे बेहतर पड़ेगा जनता के लिए वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ कहीं मैचे करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इनकी गुटबाजी चरम पर है और आने वाले समय में कुछ न कुछ जरूर बना होगा इनका। चलिए ठीक है। नीरज जी, रजत जी का कहना है कि रोहिला जी को तो आपने सुना ही, लेकिन रजत जी का कहना है कि 2 ही सीटों पर आप ठीक ठाक मार्जिन से जीत पाए, लेकिन 3 सीटें आप हारते हारते बचे हैं। और भी तमाम सारी बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है आपने अच्छे से सुना होगा। तो जवाब क्या देना चाहेंगे? उसके बाद से रजत जी आप ही के पास आऊंगी। फिर आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा, रजत ने जो बात कही, मैं रजत जी से कहना चाहूंगा, उनकी अपनी पार्टी से ज्यादा हमारी कांग्रेस पार्टी पे ध्यान है। हमेशा वो डिबेट में हमारी पार्टी के बारे में ऐसी बातें करते हैं, अपनी पार्टी को बात नहीं करते। अपना उन्होंने ये नहीं बताया कि विधानसभा में प्रदर्शन कैसा रहेगा। हमेशा कांग्रेस में चढ़ जाते हैं लग पानी लेके। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता खुद कर लेगी, आपको इतनी चिंता क्या है? हम 5 सीट तो जीते, चंडीगढ़ की भी लगाओ 6 सीट होगी ना। चंडीगढ़ वाली नेबर सीट है, ये बीजेपी वाली कहते थे 11 कमल खिलेंगे, 11 खोल खिलेंगे। हमने उस हिसाब से 6 सीट देखी है। रही मार्जिन की बात, मैं रजत को याद ला दूं, 1000-2000 का मार्जिन होता है।
जिसमें बहुत कम मार्जिन है। हमारी कोई भी सीट एक सतपाल ब्रह्मचारी की 24-25 हजार की वोट है, बाकी सब 40-50 हजार या 2 लाख या 1.5 लाख से ऊपर कम नहीं है। इसी पर तो आपत्ति है हमको। कहां से वो कह रहे कि मात्र कुछ हजार वोटों से ही तो जीते हैं आप, कौन सा लाखों वोटों से जीते, यही तो कह रहे हैं वो। नहीं, कौन सी वोट से जीते हैं? वो कह रहे हैं कि 2 सीटों के अलावा और सीटों पर तो आप कुछ ही हजार वोटों से जीते हैं, हारते हारते बचे हैं, कह रहे हैं। कितने हजार वोट का तो अंतर बहुत होता है मैडम। हार जीत तो 1-2 वोट से भी जो आती है, 1000 वोट तो 20-50 हजार कोई कम वोट के होते हैं जीत में मार्जिन इनके। अच्छा, एक चीज का जवाब और मांग रहे हैं वो। आप ये बताओ। हाँ। एक मिनट, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर पहली बार कितने वोट से जीते और आप 1.5 लाख के अंतर पे आ गए, तो हम ये कहेंगे कि 6.5 लाख से भाई हजारों में जीते या लाखों में जीते। आप वो भी तो जीते ही है, जीत है ना, कि एक वोट क्यों था। आप अपना बताइए, आपका प्रदर्शन कैसा रहा, आपने कितने वोट जीते, कितनी विधानसभा में जीते, अपना कुछ बताते नहीं है। ये अपनी कह रहे कि इस बार 2 धड़ों में वोट बट गए थे, एक तो मोदी के खिलाफ, एक मोदी के पक्ष में। तो ये खिलाफ बोल करके जो आप ले गए वोट, वो कह रहे हैं कि आपने मोदी के खिलाफ करके आप ले गए सारे वोट। देखिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये तो सिर्फ बेकार की बात है। जनता समझ रही थी मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी ने देश के लिए किया। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जनता को आप मूर्ख समझ रहे हो, जनता को बेवकूफ बनाओगे। जनता ने अपने विवेक से वोट दिया, हमें किसको वोट देना क्या नहीं। ये इलेक्शन ही जनता ने लड़ा है। पहले फेज के बाद देखिए, कोई पता नहीं चल रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता ने इलेक्शन दिया। अब यूं तो बीजेपी वाले भी कहते थे हम 400 पार, वो इस पे रहेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे भाई 400 पार का नारा दिया, आज उनकी 240 सीटें आई हैं। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक नहीं है। जीत हार का अंतर उसके वेग से बदलता है। चाहे 1 वोट की जीत हो, चाहे 2 वोट की जीत हो, जीत होती है, हार होती है। चाहे हार भी सकते थे, जीत भी सकते। हमने 5 सीटों में परचम लड़ाया और चंडीगढ़ की सीट भी हमने जीती है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, सुनिए तो, और देखिए एक जरूरी बात और यहाँ पर नीरज जी, वो कह रहे हैं कि आप 5 सांसद 5 फोन कहीं, तो वो कह रहे हैं कि बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, यही तो सवाल है उनका। बड़े लीडर से फोन पे बात हो जाती है, क्या उन्होंने हमारा विरोध किया? कि अगर वो ऐसे अलग चलती तो इतने वोटों के मार्जिन से जीती। कांग्रेस पार्टी का सभी से होगा, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हर एक नेता अपना काम देखता है। उनकी फोन पे बहुत बड़ी पार्टी तो वो तो हम देख रहे हैं। उनका सवाल ये है कि भाई क्यों नहीं 5 इकट्ठा क्यों नहीं, अगर आप 5 लोग जीते तो इकट्ठा मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी से इस पे समीक्षा करेगी क्या बात है क्या नहीं। अगर उनकी नाराजगी को मना लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ी गुटबाजी, कांग्रेस बड़ा परिवार है, गुटबाजी आपको नजर आ रही है, मानता हूँ हल्की फुल्की गुटबाजी है, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम सब एक हैं। हम अपने परिवार का सामना करते हैं, परिवार का बचाव करते हैं। गुटबाजी किस चीज को लेकर के है? गुटबाजी किस चीज को लेकर के है? अगर चुनाव में सब एक है तो फिर गुटबाजी किस चीज को लेकर है? देखिए, गुटबाजी हो सकती है, कोई अपने हिसाब से, हर कोई आदमी सीएम बनना चाहता है। हर पार्टी में, इनके पार्टी में तो सीएम बनना चाहते हैं। बीजेपी में कौन नहीं चाहता सीएम बनना चाहते हैं? हर पार्टी में आदमी सीएम बन जाता है। हर आदमी बड़ा नेता सोचता है मैं सीएम बन जाऊं, वो सीएम बन जाऊं। ये सिर्फ राजयोग की बात है, किस्मत की बात है, बाकी जनता के प्यार की बात है। जनता किसे चुनती है? अब लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि अगर ये गुटबाजी नहीं होती तो आपका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। देखिए, प्रदर्शन बेहतर होगा, विधानसभा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लोकसभा में हम ये ठीक है मान रहे थे, 9 से 10 9 सीट मान के चल रहे थे, क्योंकि एक सीट पर हमने गठबंधन नहीं दी थी। हम मानते हैं हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा, हम 4 सीटों पे समीक्षा कर रहे हैं। और मेरे भी बीजेपी के साथ ही कह रहे थे, बीजेपी सरकार ने हरियाणा में ये काम किया। भाई साहब, अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया तो उनको इलेक्शन से पहले चेंज क्यों किया? आज आपको हरियाणा में 10 साल बाद ओबीसी की याद आई क्या? आप इनको जो आज आपने सीएम बना, इनको पहले बना देते। अगर अपन भाई ये सब वोट हड़पने के चांस है, जनता समझ चुकी है। आप इस सीएम को भी बना दो, पिछले सीएम की बना दो, तो कोई नहीं पड़ता कितने सीएम चेंज कर लो, आप जनता समझ चुकी है। आप जनता से, आप हरियाणा से बाहर जाने वाले हो, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, हरियाणा समझ चुकी है। हरियाणा अब बेरोजगारी, विकास के नाम पे हरियाणा राम मुद्दे को आप जितना बुलाना था बुला चुके। अब हरियाणा की जनता राम के मुद्दे पे बेवकूफ नहीं बनेगी। आप दूसरे इंटरेस्टिंग एक बात और बताता हूं, मैं पिछले 6 दिन से देख रहा हूं, जब से रिजल्ट आए हैं। अब मोदी जी ने श्री राम जी का नाम ही लेना छोड़ दिया। अब तो नए भगवान जी को मानने, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। आप देखिए, वहां भी जय द्वारकाधीश, उससे पहले भी जय द्वारकाधीश, श्री राम का नारा ही लेना ही भूल गए। कमाल है, बड़ी बात। मतलब श्री राम जी ने हरा दिए अयोध्या में, तो श्री राम को ही भूल गए। अब वो द्वारकाधीश पीते वहां मिल गठबंधन कर दिया। और दूसरी बात है, जो उनका गठबंधन है ना, बड़ा बेमिसाल गठबंधन है। अगर आप मुझे इस बार टाइम दोगे तो इस बार बोलूंगा, नहीं नेक्स्ट टाइम में बोलूंगा। अच्छा, बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए अपनी बात।
टीडीपी कांग्रेस से जो उनका गठबंधन है ना, शायद इनको याद नहीं है। टीडीपी वालों ने कहा था मुस्लिम के खिलाफ नहीं, हम सब धर्म को मानने वाले हैं। अब उनको एक स्पेशल पैकेज चाहिए माइनॉरिटी के लिए, इसमें से 1 लाख हज यात्रा के लिए देंगे और वो अपने मुस्लिम के लिए लोन फ्री मांग रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ मोदी जी देंगे नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी तो मुस्लिम के खिलाफ है। मोदी ने सारा इलेक्शन ही मुस्लिम इलेक्शन के खिलाफ मिला है कि माइनॉरिटी को भेज देंगे। उन्होंने कांग्रेस पे ये बुलाया, जितनी भी देश की संपत्ति है हम कांग्रेस को भेज देंगे। अब देखने वाली बात है वो टीडीपी के वादे को पूरा करेंगे नहीं करेंगे, अब देखने वाली बात है, क्योंकि नीतीश जी ने कह दिया बात होगी इस पर। लेकिन रोहिला जी को जवाब देना चाह रहे हैं। रोहिला जी। हाँ जी ठीक है। रोहिला जी आवाज पहुंच पा रही है? लंबे कांग्रेस वालों की ये अपना पुराना टेप लेके बैठ जाते हैं। तो टीडीपी के बारे में आप सुनो, जनसेना और टीडीपी का सामूहिक मैनिफेस्टो है वो आंध्र प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का उस मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं है। आप लिख लो ये बात, क्योंकि मैं आपको मैनिफेस्टो की तस्वीर दिखाता हूँ अभी। मुझे पता था ये सवाल आएगा, इसलिए हमने नीरज जी को। नीरज जी अपनी बारी में। ठीक है ना, तो आप ये बात तो समझिए कि जो मैनिफेस्टो है वो जनसेना का और टीडीपी का है, तो वो स्टेट का मुद्दा है। एक बात, वो जब वहां चीजें इम्प्लीमेंट होंगी वो अपने हिसाब से तय होंगी, क्योंकि वहां हम तीसरे नंबर पे हैं। वहां हमारी कोई ज्यादा संख्या नहीं है भाई, कोई ज्यादा संख्या हमारी ना, हम प्रभावी है वहां। वो अपने हिसाब से करेंगे उन चीजों को। तो एक बात, लेकिन आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था भाई, मतलब संविधान बदल देंगे, आरक्षण खा जाएंगे, आरक्षण आप लोग देने जा रहे थे कि कर्नाटक में आप लोगों ने शुरू भी कर दिया था, तो वो तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सबक लगाई आप लोगों को, तो आप लोग बैकफुट पे आ गए। ठीक है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हमेशा सबका साथ। रोहिला जी एक और सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस बार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री को जगह नहीं। तस्वीर देख लो आप, इसमें चंद्रबाबू नायडू की और पवन कल्याण की फोटो, हमारी फोटो ही नहीं कहीं भी इसमें। ये देखो आप अगर दिख रहा है तो ये मुझे पता था ये लोग ये उस पर जवाब। लेकिन एक जो बात और उन्होंने उठाई थी इसी को लेकर के, वो विपक्ष ये भी कह रहा है कि एक भी मुस्लिम मंत्री को इस बार जगह नहीं दी। नहीं, मुस्लिम जो क्रिश्चियन आगे पे हर एक कम्युनिटी को जगह दी गई है। हमारा कोई जीत के नहीं आया तो हम किसको बनाएंगे? चलिए छोटा सा जवाब नीरज जी कुछ देना चाह रहे हैं। जनता पार्टी का कोई जीत के नहीं आया तो जो योग्य होगा वो बनेगा, क्या बुराई है इसमें? चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं नीरज जी, उसके बाद से रजत जी आप ही के पास आ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ बीजेपी प्रवक्ता साथी को, वो जो मैनिफेस्टो पढ़ा रहे हैं मैंने ही पढ़ा है, लेकिन मैनिफेस्टो में जो स्पेशल पैकेज उन्होंने मांगा है माइनॉरिटी के लिए, जिसमें 1 लाख हज यात्रा के लिए, सुनिए मेरी बात, 1 लाख हज यात्रा के लिए और इंटरेस्ट फ्री लोन मुसलमानों के लिए, वो उन्होंने सेंटर से डिमांड किया। उसमें मैनिफेस्टो में पढ़िए, क्या मोदी जी से देंगे कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है? वो तो पूरे इलेक्शन में यही कहते रहे माइनॉरिटी को दे देंगे, माइनॉरिटी को दे देंगे, कि कांग्रेस वाले तो सारी सरकार की क्षमता माइनॉरिटी को बांट देंगे। मैं ये बात का जानना चाह रहा हूँ। दूसरी ये बात, मोदी जी श्री राम का नारा छोड़ के आप जय द्वारकाधीश ये नई कहानी किया है, वैसे नई टेप किया है। आप द्वारकाधीश को भी छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? उनके नाम पे वोट मांगोगे? मुझे ये तो बता दो, चाहे रिकॉर्डिंग सुन लो अपने 3 दिन की 4 दिन की, अगर एक बार भी उन्होंने श्री राम बोला हो, जय द्वारकाधीश, ये क्या मामला है भाई साहब? ये तो बताइए हमें। अब श्री राम जी छोड़ दिया आपने। एक चीज तो ये मानना पड़ेगा नीरज जी कि आप लोग नारों पे और कपड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। भगवान को लाए थे, अब वो काम गायब हो गए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, श्री राम जी ने इनको अयोध्या की सारी सीटों से हरा दिया, यूपी से करारी हार दे दी। जो कहते थे अयोध्या में निर्माण मोदी जी ने किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अब वो श्री राम जी को भूल गए क्या? अब उनका काम पूरा नहीं हुआ, वोट नहीं आए, तो श्री राम जी के भूल गया, वो श्री राम जी का नारा क्यों नहीं लगाते? कैसी बात कर रहे हैं नीरज जी? श्री राम जी को भूलने वाली चीज। चलिए ठीक है, रोहिला जी जवाब दे रहे हैं। अब तो कोई श्री राम नहीं बोल रहा। ठीक है नीरज जी, रोको समय की नीरज जी थोड़ा सा आपने भी सुना है ना, धार्मिक जो प्रैक्टिस है वो हर किसी का निजी मसला है, उसमें कोई किसी के, आप किसी को मानते हैं, मैं किसी को मानता हूँ, रजत जी किसी को मानते हैं, आप इतने भड़क क्यों ले रहे हो?
लेकिन मैंने आपकी इस प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। जो आंध्र प्रदेश में आप लोग क्या है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, वहाँ मेजोरिटी में टीडीपी है, वहाँ मेजोरिटी में टीडीपी है, और टीडीपी ने ही अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया था। नीरज जी थोड़ा सा रुकिए ना, आपको समय दिया था मैंने, एक बार सुन लीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आए थे, सुनिए आप दोनों जन रुकिए, आप कोई नहीं बोलेगा, दोनों जन रुकिए, आप सुनेंगे नहीं एक दूसरे को, रुकिए दोनों जन। मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ किसी को, मैं दोनों में से किसी को नहीं सुन पा रही हूँ, मेरे कानों तक दोनों की आवाज पहुंच रही है। किस बात को जवाब देती आप? तो जवाब तो तब देंगे ना जब आप जवाब देने के लिए स्पेस देंगे। आप सवाल किए जा रहे थोड़ा रुक तो जाइए। नीरज जी थोड़ा सा रुक जाइए। अब तो आप ये कह रहे निधि राय है आप। अच्छा नीरज जी देखिए, सवाल पे सवाल करेंगे तो कैसे जवाब पाइएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। कर दिया इसलिए आप भी असर हो जाए। लगता है मेरी आवाज अब आप तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए बस, अब बात रख दी, समझ में भी तो आनी चाहिए ना किसी की। रोहिला जी उस बार रजत जी आपके पास आ जाओ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आप। सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, एक पंक्ति में पूरा कर दो। फिर शुरू हो गए आप, रुकिए थोड़ा सा। नहीं थोड़ा सा रुकिए नीरज जी, बिल्कुल नहीं। जब तक रोज जय श्री राम बोलते थे, 4 जून के बाद अब श्री राम। तो आप जवाब सुनेंगे तब ना, जवाब सुनेंगे तब ना। हाँ रोहिला जी, फिर नीरज जी शुरू हो गए। मैं दोनों को रोकूंगी यहाँ पर। फिर नीरज जी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए। रोहिला जी ये पता क्या है, जो मतलब धार्मिक आस्था किसी की कहीं है, किसी की कहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। भाई हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, लेकिन हम सनातनी है, हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए सभी जो हमारे धार्मिक स्थल है वो हमारे लिए पूजनीय है, जो हमारे देवी देवता पूजनीय है। लेकिन इस डिबेट का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। डिबेट होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, आलोचना होनी चाहिए डेवलपमेंट पे। भाई आपने क्या किया, हम आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, जनता के प्रति हम उत्तरदायी है। तो ये बिल्कुल, डिबेट तो इस मुद्दे पे है ही नहीं, वो तो आप ही लोग ले आते हैं इस मुद्दे को बीच में। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं नीरज जी को कह रही हूँ मैं, डिबेट तो इस मुद्दे पे है ही नहीं। चीजों में नहीं बोलना चाहता, वो तो अगला बोलता तो बोलता हूँ मैं। तो अब ये बात है नीरज जी, नहीं बीच में नहीं नीरज जी। नायब सैनिक जी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो फुल फॉर्म में आ चुकी है। और अब 3 महीने में आपको हरियाणा में अलग नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2-3 महीने चुनाव में निकल गए। तो जो काम हमारी पेंडिंग है वो अब द्रुत गति से आगे आएंगे, क्योंकि नायब सैनिक जी ने ऑफिसरों को बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए। और खुद नायब सैनिक जी मैदान में उतरे हैं। आज सोनीपत से जहाँ उन्होंने 7,000 मकान, 7,000 मतलब जो जिनको लाभार्थी थे, जिनको जमीन नहीं मिली थी, उनको कब्जे दिलवाए हैं। जो हुड्डा साहब छोड़ के गए थे, हुड्डा साहब ने एक सौदा दिया था गरीबों को, मैं तुम्हारे को 200 के प्लाट देंगे, ठीक है, 2009 वाले टेन्योर में। लेकिन उन्होंने वो ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ ये एक छोड़ दिया था उस चीज को। लेकिन देखिए, मेरे सवाल का गुटबाजी पर जो आपने सवाल किया था ना नीरज जी को, उन्होंने क्या जवाब दिया था? हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ये दे पाए, ये कि इकट्ठे पहले ही नहीं कभी कर पाए तो बाद में क्या करेंगे ये। और एक मंच पे तो बहुत ही मुश्किल है एनएसआर के गुट का और हुड्डा गुट का एक साथ कहीं पे दिखाई देना। इलेक्शन में भी वही देखने को मिला। और जो ऐसा टिकटों का वितरण था उससे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये हम नहीं बोल रहे, ये गुड़गांव की जो इनकी सीट थी वहां कैप्टन अजय यादव बोल रहे थे, जो फरीदाबाद की सीट थी वहां करण सिंह दलाल बोल रहे थे, जो भिवानी की सीट थी वहां श्रीमती किरण चौधरी जी बोल रही थी, जो करनाल की सीट थी हमने बार बार इन्हें कहा कॉमन कैंडिडेट उतारने को या आप उनको समर्थन दे दीजिए मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को, लेकिन सारे कहीं वीक कैंडिडेट उतार दिया। खुद अपनी स्क्रिप्ट ऐसे लिखी कि खुद हमें जैसे इलेक्शन जीतना नहीं है, हारना है। इन्होंने बात कही 2-3 बारी कि जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता चुनाव लड़ रही थी। मैंने एक बात कह दूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जनता क्या सत्ता जो विरोधी एक जनता के अंदर वो था, जनता आप कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का भी कोई वोट गया होगा तो वो जनता के साथ सरकार के विरोध हराने में ही कहीं गया होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप हरियाणा के अंदर आपका अगर आप हमें कहते हो, अगर इस बात पे प्रश्न उठाते हो तो आपको देखना चाहिए 77 के अंदर आपके मात्र 3 विधायक थे, 87 में 5 थे। सिर्फ विधायक की बात कर रहा हूं। फिर भी क्या आपने राजनीति छोड़ दी, हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो गई, या आपको सोचता है हम खत्म हो जाएंगे? 96 में बता दीजिए कितने थे? डबल फिगर में तो नहीं थे 96 में भी।
6 या 7 थे आपके बस। जब आपको पता है कि आप कितने बड़े बड़े सेटबैक देख चुके हो और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि चंडीगढ़ के ऐसे, तो पंजाब की जोड़ लो, आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते? आप मुझे पिछले 2 लोकसभा की बता दीजिए। आपका तो आप तो बहुत नेशनल पार्टी है, आप तो रीजनल पार्टी तो नहीं है। 44 का था शायद आपका 2014 में, और उसके बाद 19 में आपके शायद 52 थे, और अभी भी आप 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हम इतनी बड़ी पार्टी, और वो भी जब सत्ता विरोधी लहर जिसे कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर को भी नहीं कैश कर पाए आप हमारी चिंता छोड़िए। हमें पता है आप आज कहीं बैठे हो तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो 2 फाड़ हुआ था उस वजह से ही बैठे हो, वरना 10 साल तक हम ही हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी दल थे। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मुख्य विपक्षी दल थे हरियाणा के अंदर, आप नहीं थे। जब पार्टी टूटी, जब पार्टी के 2 फाड़ हुए, उसका फायदा ही भाजपा और कांग्रेस उठा रही है आज तक। ठीक है, वो लंबा थोड़ा समय लग गया उसके लिए उभरने के लिए, कोई बात नहीं। जनता का विश्वास जीतने का काम आज हम ही करते हैं। सबसे पहले मुद्दे हम उठाते हैं। आप तो विधानसभा के पटल से भी वॉकआउट कर जाते हैं, वहां भी लड़ाई के लिए अभय सिंह जी लड़ते हैं। किसानों की लड़ाई, चाहे कोरोना काल की बात हो, और जहां एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट। और जहां जब किसानों के 3 काले कानून आए, जब 750 किसानों की शहादत हुई, अगर आप मदद ना करते, इतना कमजोर कैंडिडेट ना खड़ा करते, तो आज खट्टर जी ना जीत के मंत्री बने बैठे होते। उस वक्त तो ये था हरियाणा उनके सजा दे, आपने तो उनके मजे कर दिए, बल्कि आपने तो उनको जितवाने का काम किया है। सबसे आप तो सक्षम हो गए, आप तो सक्षम नहीं हो, आप अक्षम हो। आपके अपने लोग नहीं इकट्ठे एक जगह बैठ सकते। आप हमारी चिंता ना कीजिए। अगर आप ऐसे, तो भाजपा के पूरे देश में 2 MP होते थे 84 के अंदर। भाजपा भी अपडाउन होके, पार्टीज में अपडाउन चलता रहता है। ठीक है, हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं थी। हमारी पार्टी को एक पूरे प्लानिंग करके तोड़ा गया। और कुछ ये आप कह रहे थे ना, वो सीएम आया, हर एक को सीएम बनने की चाहत होती है, जैसे आपकी पार्टी में भी चाहत है। ये सीएम आया ने तो नाश किया हमारी पार्टी का भी। कुछ लोगों को बहुत जल्दी वो हो जाती है। अब आपकी पार्टी में भी सीएम के बहुत कैंडिडेट हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। ये भाजपा है कि ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ये आपकी पार्टी के अंदर भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हों जो कल को भाजपा की मदद करेंगे। हो गया, अब 2 फाड़ का भी बहुत समय हो गया, अब तो संभल भी चुके हैं आप। अब आगे का बताइए ना क्या है? ज्योति जी संभल चुके हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। तो अब क्या प्लानिंग है? इंडियन नेशनल लोकदल के बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में, और खुद के अपने बलबूते में भी सरकार बनाने का दम रखती है इंडियन नेशनल लोकदल। सबसे कर्मठ कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारा कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता ने हमारे हार नहीं मानी। जनता का जो जनादेश है वो सर माथे पर है, उसका हम आदर करते हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं कुछ निराश और बैठा हुआ। ठीक है, नीरज जी उसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रही रोजा जी। नीरज जी को जवाब दे रहे हैं। नीरज जी साबित कर दी कि इंडियन नेशनल के बिना सरकार नहीं बनेगी। इसके अंदर ये बीजेपी के साथ जाएंगे या हमारे साथ आएंगे? आप ही कह रहे हैं ना हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। बताइए इस बात का जवाब। अगर बीजेपी सरकार बनती है तो आप जाएंगे उनके साथ? आप उनके खिलाफ इतना बोल रहे हो तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? आप बताइए। आप ही बोल रहे हो ना कि नैनो के बिना सरकार नहीं बनेगी। क्वेश्चन को 4 बार रिपीट ना कीजिए, उत्तर सुनिए ना। हाँ जी, भाजपा की सरकार कोई बनवाएगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बनवाएंगे। आप ये सुनना चाह रहे थे मुझसे? हमने तो बोला ही नहीं भाई साहब, हमने तो बोला ही नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं, आपने पर जो बयान दिया उस पर वो बोल रहे हैं कि आपने कहा कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, तो फिर या तो बीजेपी को समर्थन देंगे या तो कांग्रेस को समर्थन देंगे, क्योंकि जेजेपी को समर्थन देने की तो बात ही नहीं बनती है। जेजेपी की तो चलो 1% से भी कम है। वो तो हरियाणा की जनता को पता था कि अगर कोई थर्ड फ्रंट रहेगा, तीसरा कोई मोर्चा रहेगा, अगर कोई तीसरा उसमें भूमिका में रहेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल ही रहेगी। ये तो हमें विश्वास है और जनता का विश्वास हमने जीतने का काम किया। पहली बात सुनिए, उसके बाद फिर पहली बात तो सुनिए, मैंने आपको पूरी बात क्या कही। रोहिला जी 1 मिनट में अपने 5 सेकंड लूंगा, बस 5 सेकंड लूंगा। या तो हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे ज्योति जी, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, या तो अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे या चाहे ये हमारे बिना हरियाणा में सत्ता नहीं बनेगी। सत्ता में कोई आने नहीं वाला। अगर कोई सोच रहा है ना, तो भाजपा के पिछली बारी 10 थे, 40 पे आके अटक गए, और कांग्रेस तो आज ही पूरे लोकसभा के रिजल्ट बता रहे हैं। ये तो अल्पमत के आसपास है, 45-46 पे अटके हुए हैं। उसका काम भी हम करने का काम करेंगे निश्चित तौर पे। चलिए ठीक है, रोहिला जी को जवाब दे रहे हैं, उसके बाद रोहिला जी को जवाब दे रहे हैं। हाँ रोहिला जी, मैं रजत जी को जवाब देना चाहूंगा। इनकी पार्टी 22 साल से सत्ता से बाहर है, और 20-22 साल में कितने नए वोटर बनेंगे होंगे 18 साल से ऊपर के
पिट्टी बदल जाती है। रजत जी, अपने आप को अपडेट करो, जनता चाहती क्या है। आप लोग कहते हो हमारे पास कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता तो सारे कांग्रेस में शिफ्ट हो लिए, आपके नेता कांग्रेस में डालिए, आपके तो पूर्व विधायक सारे डालिए, आपके पास बचा क्या है? आपको भी पता है इस बात का, ठीक है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने आज वो काम कर लिया जो जब ये टिकट बन रही है तो इनको पसीने आएंगे, इनको पसीने आएंगे, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट है सिर्फ, ना तो इनके पास संगठन है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है, ना जिला अध्यक्ष है, इनके पास सिर्फ टिकटर्सी है। और जब वो मारामारी होगी ना टिकटों की, तो तुम देखना ना आप इधर पर कैसे मतलब भगवान बचेगी लोगों की। और ऊपर से रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्ट देखने लग रहा है, शैलजा जी पार्ट देखने लग रही है, ठीक है ना। नंबर 1 पे ही रहेगा, मतलब कोई जनता कोई थोड़ी ना मार देगी, पिछली बार सरकार बनाएगी और हम अपने काम के बदौलत अपने जनता कैसे बनाएगी जब पिछली बार नहीं बनाई? कैसे बनाएगी? कोई आपके तो एमपी भी आते होंगे जब 10 के कैसे बनाएगी बताओ तो? कोई फर्क भी तो होना चाहिए। जब आपकी पिछली बार नहीं बनी, जब 40 रह गए थे, अब तो वो हमारी स्ट्रेटजी है, वो हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी, हम आपको क्यों बताएं? आप अपना एक बात याद रखो, 20-22 साल से सत्ता से दूर हो, आपके पास ना कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे, ले दे के एक आपके पास अभय सिंह चौटाला जी है जो खुद 70-80 वोट दिए। नीरज जी फाइनल कमेंट दीजिए छोटा सा। नीरज जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं कहना चाहूंगा बीजेपी वाले तो जब हम हमारे एमपी का चुनाव लड़ रहे थे ना, तब भी कहते थे एमपी के कैंडिडेट नहीं है, और हम 5 सीट जीत गए। अब इन पे खुद पे कैंडिडेट नहीं, खुद हमारी पार्टी से लेके आते हैं कैंडिडेट। एक कैंडिडेट हमारी पार्टी से गए तो इन पे अपना तो कुछ भी नहीं है। दूसरे बारे में कहने से पहले सुनना चाहिए, हम पे बहुत बड़ी पार्टी है, हम पे सब कैंडिडेट है। हमारे कैंडिडेट तो आप ले गए, तभी तो आप ले गए इन पे खुद पे कैंडिडेट नहीं है। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, बाकी जनता जनार्दन है वो मालिक सैर कर गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनेगी, बाकी तो जनता तय करेगी कौन राजा बनता है, कौन फकीर बनता है। बिल्कुल, ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि पिछले बार के दावे जो हैं वो सभी को याद है और परिणाम भी सभी ने देखा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई है और कैबिनेट में मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद से मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। तो ऐसे में हरियाणा की काफी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि 3-3 मंत्री यहां से है और ऐसे में अब हरियाणा जो है एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और अपनी तैयारी में जुट चुकी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।